जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और अब हम बात करेंगे राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम पर। राजस्थान में एक विधानसभा और 2 लोकसभा के लिए मतदान हुआ। चुनाव परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। ये कांग्रेस के लिए गदगद करने वाली बात है, लेकिन बीजेपी के लिए पूरी सिस्टम को एक बार समझना होगा उनको कि ऐसा क्या हुआ कि 17 विधानसभा सीट पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 लोकसभा यानी कि 16 विधानसभा और 1 विधानसभा सब जगह हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात हम अजमेर की करें तो अजमेर में वहां पे 2 संसदीय सचिव, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा वकार सिंह लखावत साहब हैं। अजमेर प्रॉपर से 2 मिनिस्टर हैं, लेकिन हर विधानसभा सीट पे हार का सामना करना पड़ा। अजमेर में 8 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। 2013 में 8 विधानसभा सीट पे ही बीजेपी काबिज हुई थी, लेकिन नसीराबाद में सावनलाल जाट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के बाद वहां बाई इलेक्शन हुआ और वहां कांग्रेस विजयी रही। नसीराबाद से यह माना जा रहा था कि रामस्वरूप लांबा वहां के रहने वाले हैं। केकड़ी से रघु शर्मा की निगाहें थी कि कितनी मैं लीड लेके चल सकता हूं। इसी तरह से वहां से भी माना जा रहा था, लेकिन रामस्वरूप लांबा वहां से भी लीड नहीं ले पाए। यानी कि पूरी की पूरी 8 सीट जो है वहां पे बीजेपी ने लूज की है। इसी तरह से अगर बात करें हम अलवर की, अलवर में भी आप देखिए वहां से 8 में से 7 सीट पे बीजेपी का कब्जा है। और जब भंवर जितेंद्र सिंह हारे थे उस वक्त 2,82,000 मतों के अंतर से वो हारे थे। इसी तरह से सचिन पायलट 1,72,000 से हारे थे। लेकिन ये जो अंतर है अभी अलवर की अगर बात करें तो 1,82,000 से बाई इलेक्शन में, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी उसी रेसो में कम हुआ था, डॉक्टर करण सिंह यादव जीते हैं वहां से। दूसरी ओर अगर हम बात करें मांडलगढ़ की, तो मांडलगढ़ की में भी यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के बागी गोपाल मालवीय के चुनाव लड़ने की वजह से शायद स्थितियां बदल सकती हैं। वहां शक्ति सिंह हाड़ा जो बीजेपी के हैं, एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उन्हें माना जा रहा था, लेकिन स्थितियां बदली है। या एक हमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शर्मा जी, जन टीवी के एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता मुकेश चेलावत जी हमारे साथ हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों का चुनाव के परिणाम के दरमियान क्या दावा था। अशोक परनामी क्या कह रहे हैं चुनाव परिणाम डिक्लेयर होने के बाद, सचिन पायलट और अशोक गहलोत क्या कहते हैं। बाद में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है देश के अंदर और उसी का एक झलक है राजस्थान। और राजस्थान की खुद की सरकार की जो नकारापन है, निकम्मापन है, वो सामने आ रहा है। और कांग्रेस भी एकजुट होकर लड़ी चुनाव अलवर में, अजमेर में, मांडलगढ़ के अंदर। उसका शुभ संकेत मिल रहा है अभी नतीजों में। आ गया है मुख्यमंत्री जी को कि 4 साल के कुशासन पे जनता की जो आज मोहर लगी है उसे देखते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है 6-8 महीने अपनी गाड़ी खींच सकती हैं, लेकिन अब तक 8 चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, 6 विधानसभा के 2 लोकसभा के। उन 8 में से 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मात्र एक धौलपुर का चुनाव। राजस्थान प्रदेश में 3 उपचुनाव थे, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा। तीनों एरिया के पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हम एक जनादेश का सम्मान करते हैं। चलिए, कांग्रेस का दावा है कि एकजुट होकर के चुनाव लड़े थे, जिसका परिणाम सामने है। अशोक परनामी ने साफ कहा है कि हार के कारणों पर हम विचार करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे। चलिए, मैं एक बार दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हमारे साथ में। सुशील जी, ये जीत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी, जिसे ऑप्शन नहीं था लोगों के सामने कांग्रेस के अलावा वोट डालने का, ये या कांग्रेस की मेहनत इसे कह सकते हैं? देखिए, पिछले 4 साल 5 साल में जो सशक्त विपक्ष का जो काम किया है कांग्रेस ने, माननीय पायलट साहब के नेतृत्व में जो सभी नेताओं को साथ लेकर के, चाहे गहलोत साहब हों, चाहे सीपी जोशी जी हों, जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे हमारे मंत्री रहे हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हो, पायलट साहब ने सभी को साथ लेकर के जो जन समस्याएं थी, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, किसानों की समस्याएं हैं उनको, किसानों की आत्महत्या का मामला हो, महंगाई का मामला हो, हर विषय के ऊपर राजस्थान में विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। उसी का परिणाम है कि तीसरा विकल्प राजस्थान में कोई नहीं बन पाया। उसी का कारण है कि दूसरी पार्टी हमारे राजस्थान में स्पेस नहीं बना पाई और आज इसी वजह से कांग्रेस ने 1 to 1 आमने सामने लड़ाई के अंदर
भारतीय जनता पार्टी को चारू खाने चित किया है। जी चलिए, मैं चला साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने भी कुछ देखा होगा कि हार के कारण क्या रहे हैं। ये मान सकते हैं कि जो 2013 में एक सुनामी की बात कह रही थी बीजेपी, और 2014 में ये सुनामी का और एक विकृत रूप यानी कि विकराल रूप जो सामने कांग्रेस को झेलना पड़ा, ये अब क्या थमता नजर आ रहा है कि 17 विधानसभा सीट में बड़ा मुझे लगता है कि सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में इसे देखा जा रहा था, और बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ी चुनौती। अगर एक भी सीट कांग्रेस गेन करती थी तो कांग्रेस को लगता था कि शायद एनर्जेटिक होगी, लेकिन तो 3 सीट जीतना, जिस पे इलेक्शन और यूं कहें तो 17 विधानसभा सीट पे फतेह करना, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो सीधे एक बड़ी चुनौती है। नहीं, सबसे पहली बात तो ये मैं तीनों क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के साथ में अपने मतों की अभिव्यक्ति की है। दूसरा, मैं सुशील जी को बधाई देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है, और मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये न तो सत्ता का सेमीफाइनल था, और ये जो भी था, हर चुनाव का अलग अलग मोड होता है। जब जनरल चुनाव होते हैं तो उनका मुद्दा अलग होता है, लोकसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है, विधानसभाओं के चुनाव का मुद्दे अलग रहते हैं। और इन सबसे अलग हटके जब उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में जनता के पास में मुद्दे कुछ नहीं होते हैं, और ना तो इससे केंद्र की सरकार के ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला था, ना राज्य की सरकार के लिए कुछ इफेक्ट होने वाला था। तो जनता आज भी मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में विश्वास तो व्यक्त करती है, लेकिन जो उपचुनाव होते हैं इनमें अपने छोटे छोटे मुद्दे हावी हो जाते हैं। और मसलन जैसे अगर किसी के मकान के आगे अगर कोई पोल खड़ा और वो प्रयास कर रहा नहीं हट पाया है तो भी वो विरोध में मतदान कर देता है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का जब सामूहिक संग्रहण हो जाता है तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम प्रभावित। मेरा एक छोटा सा सवाल है चिलाव साहब, कुछ दिन पहले ही जब धौलपुर में चुनाव हुआ था तो इतनी बड़ी 38,000 से आप लोगों ने जीत दर्ज कराई थी वहां पे, तब ये कहा गया था कि विकास के नाम पे वोट पड़े। तो राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं रहा है या पब्लिक का मुद्दा नहीं रहा? पब्लिक को तो ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज को देख करके कि नोटा का जो मैं देख रहा हूं, ये बड़ी रोचक बात है, आप लोगों को भी देखना होगा इस पे, नोटा का प्रयोग जम के किया लोगों ने। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये तो मानना पड़ेगा, और हमारे पास में पूरे डेटाबेस है कि केंद्र की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, पिछले 4 साल में जितने विकास के कार्य हुए हैं, जितने जनता के हित के कार्य हुए हैं, इतने शायद पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी भी नहीं हुए थे जी। लेकिन अब ये हार तो हार है, इसको स्वीकार करने में, इसको शिरोधारी करने में हम कहीं संकोच नहीं है। विश्लेषण करेगी पार्टी, बैठ के समीक्षा करेगी। चलिए ब्रजेश कारणों से ये हार का सामना बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आपके सामने नवंबर 2018 एक पूरे एक जो टाइम है वो एक बहुत ही मेजर टाइम होगा, नवंबर तक का जो समय है, और नवंबर में आपको फिर एक चुनाव का, बड़ा चुनाव का सामना करना होगा। मुझे लगता है कि आपको बाई इलेक्शन शायद राजस्थान में नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का टाइम इतना नहीं बचा है कि जिसकी वजह से अगर कोई बात भी होती है तो आप चुनाव करा सकते हैं। ब्रजेश जी, यहां एक तो मुझे थोड़ा सा यह है कि कम से कम ईवीएम की इज्जत राजनीतिक दलों से बची हुई है, किसी ने कोई लांछन नहीं लगाया, तो ईवीएम भी थोड़ी खुश होगी कि चले कम से कम आरोप तो नहीं लगे उस पे। यहां हार के और जीत के कारणों की वजह क्या मान सकते हैं? क्या वास्तव में वसुंधरा सरकार और मोदी साहब का जो करिश्मा हम 2014-13 में देखे थे वो घटता जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी सरकार का आकलन करने का समय 3 से 4 साल होता है। वसुंधरा सरकार को 4 साल होने आए, ये लास्ट उनका बजट है, तो निश्चित रूप से 4 तो कंप्लीट कर चुके हैं, 4 कंप्लीट हुए, लास्ट बजट है, 5वां साल उनका चल रहा है। तो इन सालों के दौरान उन्होंने क्या काम किए, क्या हुए, कितने हुए, कितने नहीं हुए, ये सारी जनता देखती है। जनता जानना चाहती है कि उन्होंने जितना विकास कार्य उन्होंने कहा क्या उतना हुआ। फिर दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। तीसरी बात नोटबंदी और जीएसटी, ये मेजर फैक्टर रहे लोगों को कि जहन के अंदर, लोगों में जो परेशानियां जो लोगों ने झेली, उनसे लोगों को लगता था कि भाई कैसे हमने जो परेशानियां झेली, उनका कहीं ना कहीं वो उनकी अभिव्यक्ति किसी ना किसी तरीके से होनी थी, और वो अभिव्यक्ति जो हुई है वो वोटों के जरिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति। यानी कि आपका साफ कहना है कि नाराजगी जो है सरकार जिन्हें सफल कदम मान के चल रही है, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में जो लागू हुई थी और जीएसटी इसी जुलाई से जो लागू हुई पिछली से, तो ये लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि जीएसटी को लेकर के काफी बार मीडिया समीक्षकों ने कहा कि जीएसटी लागू होना चाहिए, उसका स्वागत सबको करना चाहिए था, आज नहीं तो कल लागू होती, लेकिन हमारे पास में उस तरह के संसाधन नहीं आप खड़े कर पाए जो जीएसटी लागू करनी थी, तो उसकी एक नाराजगी कह सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये लोगों की नाराजगी है, और वो नाराजगी ही वोटों के जरिए बाहर निकल के आई है जी। इसमें कोई किसी को कोई स्वीकार करने में
वो परेशानी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई कहीं कोई संकट है तो उसका प्रॉब्लम, उस समस्या का निवारण करना चाहिए। अगर जीएसटी में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उनका सॉल्व करना चाहिए था, उनको निपटाना चाहिए था। लेकिन सरकार उन कदमों को ढंग से उठा नहीं पाई, लोगों तक पहुंचा नहीं पाई, तो स्वाभाविक है उसका नतीजा ये रहा। जी सुरान साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि डॉक्टर करण सिंह का ऐसा मुझे कद नहीं लगता अलवर में कि जिसके नाम पे कहा जा सके कि बिल्कुल अलवर की जनता के पास में उनके अलावा कोई रास्ता नहीं था और बिल्कुल वो तो इतने लोकप्रिय हैं कि वोट डाला जाए। ना रघु शर्मा में मुझे ऐसी कोई सूरत दिखाई दे रही है और ना ही विवेक धाकड़ में। ये क्या कह सकते हैं इसे कि बिल्कुल कैंडिडेट भी ऐसे वो नहीं है कि जिनके नाम पे बिल्कुल एक वेव बन पड़े, उसके बावजूद भी चुनाव जीते हैं। तो ये बीजेपी के लिए तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होगा ही। बाकी एक चर्चा का विषय बन सकता है कि कैंडिडेट भी बहुत नॉर्मल थे लेकिन पूरी सिस्टम के बीच में चुनाव जीत करके निकल गए। बिल्कुल ये कैंडिडेट की बात नहीं है, चुनाव डेफिनेटली कांग्रेस और बीजेपी के बीच था और कैंडिडेट्स जरूर थोड़ा 5-10% का असर पड़ता है, लेकिन चुनाव जरूर दो सिंबल्स के बीच में था और बहुत जोरदार संघर्ष हुआ। मैं जोड़ना चाहूंगा ब्रजेश जी की जो बातें उन्होंने कही, उसमें 2-3 चीजें छूट गई जिसका भी काफी असर इसमें रहा। एक तो लोगों में है ना जो क्रेडिबिलिटी थी ना कि आप कोई चीज कहते हैं वो होती है, जो आप कहते हैं वो चीज होती है, वो कहीं ना कहीं छीण हुई है। अब लोग कोई भी चीज बोलते हैं, कोई पॉलिटिशियन, मोदी जी हो चाहे वसुंधरा जी हो या कोई मिनिस्टर्स हो, तो लोगों को लगता है यार ये होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो क्या इसमें 10 चेंजेस फिर से होंगे। तो ये वाला फैक्टर जो है, क्योंकि ये कई बार हो गया 4 साल में कि कोई चीज बोली गई फिर बाद में वो होती नहीं है, कोई चीज बोली गई उसका अर्थ कुछ और निकल गया। ये चीज पे जरूर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए कि आप कोई चीज बोलें तो वो एक स्टेट्समैन की बात होती है, वो 100% फिर करेक्ट होनी चाहिए, ठोक बजा करके ही करें, उसके पहले आप बोले नहीं। एक इसका जो हुआ, जो आजकल काफी चल रहा है। दूसरा जो फैक्टर मुझे लगता है वो रहा महंगाई और बेरोजगारी का। और तीसरा जो फैक्टर रहा वो कांग्रेस थोड़ी एनर्जाइज हुई है। गुजरात चुनाव का जो उनकी सफलता मिली, हालांकि सरकार उनकी नहीं बनी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। उनके होम, जहां पे अमित शाह जी और मोदी जी का होम स्टेट है, वहां पर उससे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था। दे हैड नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन थी। आप तो मतलब पिंच हिटिंग कर रहे हो, आपको लूज करो तो भी कोई खास ब्लेम नहीं मिलना था। तो उन्होंने जी जान लगा करके जियो और मरो के हिसाब से लड़ा। और डेफिनेटली जब आप 4 साल तक गवर्नेंस में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है। कई कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं, कई लोगों को लाल बत्ती तो आजकल नहीं मिलती, लेकिन वो उनके अरमान रहते हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी कम मेहनत करते हैं, और वो भी फैक्टर रहा। और मोटी बात यह रही, जो बेरोजगारी वाली जो समस्या थी, जो कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, इवन सरकार के आंकड़ों में भी वो चीजें परिलक्षित नहीं हो रही। सरकार के आंकड़ों में भी 4 लाख 5 लाख का फिगर आता है, तो इसका काफी ज्यादा असर हुआ। तो उससे जनता में गुस्सा का माहौल होता है, और डेफिनेटली जब बेरोजगारी का माहौल होता है तो लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर का भी उससे बहुत ज्यादा संबंध रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी कई घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में। लोगों ने देखा एकदम पुलिस स्टेशन के सामने से एकदम सोना लूट के 27 किलो ले जा रहे हैं, और महिला उत्पीड़न की भी कई घटनाएं हुई। तो कई चीजें जहन में थी लोगों के, और लोगों को लगा कि एक सबक देने का अच्छा मौका है। यहां पर मैं जरूर चेलावत जी की बात से ये इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस को इतना ज्यादा मदहोश भी इसमें नहीं होना चाहिए कि ये एक वेकअप कॉल जनता ने दिया है, और अगर इसमें सुधार हो सकता है, अगर बीजेपी इसको वेकअप कॉल की तरह लेती है, सुधारात्मक कदम उठाती है, जनता के बीच जाना वापस शुरू करती है, लोगों से मिलना जुलना, जो कि एक थोड़ा सा मैसेज ये जा रहा था कि देखो सीएम मिलती ही नहीं है, जबकि वो जाती है मिलती है, लेकिन लोगों को ये मैसेज लगता है कि मेरी बात नहीं पहुंच रही है। और आप जब सरकार में हो तो एक साथ कितने लोगों को आप पद दे सकते हो, ये सब चीजें भी हैं। लेकिन तो कांग्रेस के लिए भी ये एक मदहोश नहीं होने का समय है। उनको भी ये देखना चाहिए कि जनता ने जरूर आपको जिताया है, पर आपको कड़ी मेहनत अभी भी करनी है, और परिणाम बहुत जल्दी आजकल बदलते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास सोचा नहीं था 7-0 10 महीने का वक्त है अभी काम करने को। बीजेपी जीती और 6 महीने बाद 67-3 हो गई, क्योंकि आजकल वो युग व्हाट्सएप का युग है और ट्विटर फेसबुक का युग है। तो आपको कंटिन्यूअसली जनता वॉच कर रही है, ऐसे में आपको बहुत जागरूक रहना होगा। और झूठ की खेती अब बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। सत्य पे जो रहेंगे और जो चीज कह रहे हैं उसको डिलीवर करेंगे, तो वही चीजें आगे बढ़ेंगी जी। और अंतिम में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी में जो सकारात्मक परिवर्तन जनता को देखने को मिले,
उसका भी इस जीत में योगदान है। लोगों को जो ऐसा एक बन गया था कि राहुल गांधी इज इनकेपेबल, वो चीज इमेज काफी हद तक गुजरात चुनाव में हटी है। और पांचवा और अंतिम रीजन जो मुझे लगता है, जो इन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व लिया, उसका भी इनको काफी फायदा मिला। जो अचानक आप देख रहे हो कि सारे सचिन पायलट जी भी कोई मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी जा रहा, जो पहले कभी नहीं देखने को मिलता था, उसका भी इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा इनको मिला है। जी, कोई भी प्रो नहीं चाहता है कि चलिए आप तुष्टीकरण भी कोई पसंद नहीं करता है, ना पोलराइजेशन कोई पसंद करता है। यहां देखिए बात सही है कि मेहनत की सबसे बड़ी जो बात है, बीजेपी को भरोसा जताना होगा कि पब्लिक का भरोसा, मुझे कहीं लगता है इस परिणाम में वो भरोसा टूटता नजर आया। चलाओ साहब, भरोसे की बात है, आप नए अनाउंसमेंट करिए या मत करिए, योजनाएं बहुत सारी कर चुके हैं पहले से डिक्लेयर, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है उस परसेंटेज को देखना होगा। केवल हम ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा करें कि फाइल में देखिए साहब इतने % हम पैसा खर्च कर चुके हैं, इतना रिलीज हो चुका है। आप नीचे तो देखिए कि वास्तव में लोगों को दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जिस पेंशन को आप यहां से तो बजट एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप ने राशन की दुकानों के ऊपर सामान भेजा है, वो सामान वास्तव में सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ी फौज जो बूथ लेवल पे है वो आपके पास है, कांग्रेस से ज्यादा आपके पास में पन्ना प्रमुख है। मुझे लगता है कि इससे माइक्रो मैनेजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता। 60 वोट पे आपने एक वर्कर को लगाया हुआ और उसके बावजूद स्थिति है। मैं एक बड़ी रोचक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। यहां पे अलवर के अंदर आप देखिए कि वोट मिले हैं बीजेपी को 4,45,920 और आपने मिस कॉल के जरिए सदस्य जो बनाए हैं वो आपके हैं 4.5 लाख। तो ये एक बड़ी रोचक बात है कि आपके जितने सदस्य हैं आप उतने वोट भी नहीं ले पाए। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक बार आपकी पार्टी के एक नेता के सामने इस बात को भी कहा, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के पास कुछ महिलाएं थी, उनसे मोबाइल लेकर के और मिस कॉल मारा जा रहा था। अब मालूम है कि दिल से जोड़िए, जो लोग आपके कम हो सकते हैं, ऐसे मिस कॉल का फायदा नहीं है कि आपके मेंबर 4.5 लाख और इतने वोट भी नहीं मिल पा रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि इस पे निश्चित रूप से समीक्षा होगी और हार तो हार है, इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। करेंगे भी तो रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। तो निश्चित रूप से पार्टी का उच्च नेतृत्व इसके ऊपर समीक्षा करेंगे कि हमारी हार का क्या कारण रहे। लेकिन जैसा गुरनाल साहब ने बताया है कि कांग्रेस को अति समय नहीं आना चाहिए। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है और भारतीय जनता पार्टी एक हार से कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई कौमों में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने बताया कि ये अलार्म के रूप में हमको लेना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से इसको अलार्म के रूप में ले रहे हैं। और जनता ने भी शायद हो सकता है कि हमको वापस मौका देने का ठाना हो और इसीलिए उसको एक मौका मिला है इस चुनाव के बहाने हमको सचेत करने का, तो हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। बिल्कुल समीक्षकों का यही कहना है, खासकर आपसे ज्यादा सावचेत किया जा रहा है कांग्रेस को कि आप ये मत मान के चलिए कि देखिए हमारी तो हवा तय है कि अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मुख्यमंत्री तय करिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा नहीं है अभी तक। अभी आपको एक 200 सीट का चुनाव लड़ना है और चीजें बहुत सारी बदलती हैं। योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ। इस बीच में मैं एक बात, सुशील जी की एक बात से थोड़ा सा मत भिन्नता है मुझे। सुशील जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत एक्टिव, या जिसको कहना चाहिए विरोध पक्ष, कांग्रेस ने अपना आक्रामक रूप दिखाया 4 साल। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस ने कुछ किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्योंकि देखिए हमने जो रिपोर्टिंग की, आपने भी की है, उस वक्त हमने देखा है कि बीजेपी सड़कों पे उतरती थी। यही महंगाई का अगर भाव, महंगाई के रेट, फ्यूल अगर रेट से जो 80 के पास पेट्रोल जा रहा है, मुझे लगता है कि एक वीक के लिए बंद का कॉल होता, बीजेपी होती तो बिल्कुल चक्का जाम होता। आप लोगों की तरफ से सिंबॉलिक 2 घंटे से ज्यादा का विरोध प्रदर्शन शायद कांग्रेस का अभी तक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अब होगा, जनता की जो आवाज आपको बनना चाहिए, अब एनर्जी आई, आप देखना खूब होगा जी। अगले 5-6 महीने में आप देखेंगे रोज चक्का जाम। हम इस चुनाव को निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। हम आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है और मैं भी वही बात कह रहा हूं कि हमारी कहां कमी रही, हम उसके ऊपर समीक्षा करेंगे। और पुनः आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनरल चुनाव में वापस पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आएगी। ये हमारे आचरण के द्वारा भी आपको महसूस होगा और हमारे जो सरकार के जो विकास कार्य और संगठन की जो क्षमता है, उसके आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम वापस कमबैक करेंगे और वापस सरकार, बस आप जो कहें वो करें। नहीं बिल्कुल, वो जो कह रहे हैं कुछ हो कुछ। आप ये देखिए कि जो हमने बेनिफिशियल्स जो शिविर लगाए थे हर विधानसभा के अंदर हजारों की संख्या में, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुद्दे गुण हो जाते हैं। कांग्रेस ने लास्ट के जो 6 मंथ थे उसमें कई तो उसका खामियाजा उठाना पड़ा, कई अच्छी घोषणाएं की, मैं अच्छी घोषणा भी मान सकता हूँ कि अच्छी जनहित की घोषणाएं की, लेकिन उसका चुनाव के ऊपर
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए एन वक्त में पब्लिक बहुत समझदार है, जैसे सुनाना साहब ने कहा कि देखिए व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप की तरह लोगों का दिमाग भी चलता है कि आप अंतिम वक्त कर रहे हैं। आज ही देखिए अभी जैसे मैं देख रहा था कि काउंटर करने लगी आजकल कांग्रेस, अंतिम 6 महीने में कांग्रेस व्हाट्सएप का काउंटर नहीं करती। मैं ब्रजेश जी इनके एक आते हैं तो इनके 4 आते हैं। मैं ब्रजेश जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। आपने कहा कि संगठन ने ऐसा, आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बेचारे पसीने बहा बहा करके परेशान है। पूरे राजस्थान में 1-1 लाख से ऊपर की रैलियां, पसीना से नहीं होगा, 1-1 लाख की रैलियां, चाहे वो वसुंधरा जी के 12 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हो, 12 झालावाड़ या चाहे बांसवाड़ा हो। सुशील जी एक बात से मैं सहमत हूं सुशील जी, जो सचिन पायलट ने 12 से झालावाड़ तक की जो यात्रा 104 किलोमीटर की 12 से झालावाड़, वो मान सकते हैं कि बिल्कुल वो एक उन्होंने बेसिक उसको छोड़ करके आप पिछले 4 साल में और बताइए आपने कितने ऐसे, खासकर महंगाई, बिजली, देखिए जनता से जुड़े हुए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जनता से जुड़े हुए इशू के ऊपर आपने कितना, खाचरियावाद जितना आपके हर जिले में बताइए। चलिए मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा सुशील जी, देखिए एक सबसे बड़ी बात है, आप सब एक सेकंड आप पूरी बात करिए। देखिए एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप जीत की बधाई तो लेंगे लेकिन आपको भी आईना दिखाना बहुत जरूरी है। आपको सबको ध्यान होगा जी, बिजली की दरें सरकार ने बढ़ाई, आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन क्रेडिट आज भी जाता है, चाहे एक एमएलए नहीं हो कम्युनिस्टों का, लेकिन क्रेडिट वो लेकर के चले गए सारे कि बिल्कुल रास्ते को जाम कर दिया उन्होंने, शेखावाटी को जाम किया उन्होंने, आज भी उनके खाते में क्रेडिट जाता है। अगर आज किसान को 50,000 रुपए का कर्ज माफ होता है, वो क्रेडिट आपको नहीं जाने वाला है, वो क्रेडिट अमरा राम को जाएगा वो। तो मैं कहता हूं कि इस तरह के आंदोलन का अभाव आपके अभी भी रहा है। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है। जो कांग्रेस ने मूवमेंट बनाया, जो कांग्रेस ने आंदोलन, नहीं सुशील जी आप इसको अन्यथा नहीं ले, थोड़ा सा सक्रियता सुनो सरी, उसी के चलते जो इस एरिया में आंदोलन हुआ, वसुंधरा जी ने खुद ने बुला करके और वो मान मून करके, जिससे श्रेय कांग्रेस को नहीं जाए। बाकी पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने हर जिले लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल तक हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, पूरे राजस्थान में हमने मूवमेंट बनाया, उसको घुमा देना। और दूसरा, ये सब चीज जनता बहुत देखती है। और दूसरा जैसे आपने बुलाया, फिर मान भी लिया, अंत में एक आयोग बना दो, फिर एक कमेटी बना दो, रियल में कुछ नहीं करना। फिर इनके मंत्री ने कह दिया, फिर इनके मंत्री जी ने कह दिया कि हमने कब कहा था आप कर्जा माफ करेंगे। वही तो वो स्थितियां जो बनी है, सुराम साहब वही कह रहे हैं, और जो सच्चाई भी दिखती है। देखिए ये प्रत्यक्ष चीज है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वास्तव में लोगों की वो सोच है कि भरोसा टूटता जा रहा है। भरोसा आपको दिलाना होगा, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ये। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उपचुनाव परिणाम, जिस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में एक विधानसभा और 2 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ, तीनों सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं। चले तीनों जो प्रत्याशी हैं जो जीते हैं उनसे बात हुई है, वो क्या कहते हैं जीत के बाद, उनका एक रिएक्शन, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से वापस हम चर्चा करेंगे। समूचे राजस्थान में पुनः एक बार कांग्रेस की जो लहर फैली है, वो आने वाले 2018 नवंबर के और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके परिणाम जो हैं वो परिलक्षित होंगे। ये शुरुआत है और अंत बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ मैं इन शब्दों में कहूँ तो ये फिल्म का ट्रेलर है और पूरी फिल्म अभी बाकी है 2018 और 19 के लिए। जीत का श्रेय उन शहीदों को और उन नेतृत्व को देना चाहता हूं जिन्होंने बिजुलिया किसान आंदोलन के माध्यम से एक लोकतंत्र में वोट तंत्र स्थापित करने में जो योगदान करा, उनकी जो ऊपर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद रहा, शुभाशीष रहा, और उसके बाद जो जनता ने सारे तमाम जो सरकारी तंत्र का जो हुआ, उसके बाद जो उन्होंने सहयोग करा और जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया। जीत के कोई कारण होते हैं, जनता खुश होती है तो जिताती है आपको। अगला क्या उद्देश्य रहेगा आपका लोकसभा में? करेंगे पूरे इलाके में लोगों की। चलिए, तो आपने तीनों डॉक्टर करण सिंह, विवेक धाकड़ और रघु शर्मा, तीनों को आपने सुना और कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं, जनता का आभार जता रहे हैं और कड़ी मेहनत का परिणाम बता रहे हैं। चलिए एक बार वापस हम लौटेंगे ब्रजेश जी के पास में। ब्रजेश जी,
बात सही है। देखिए, कांग्रेस को भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, और एक जो बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने जो है, खुद को देखना चाहिए कि वास्तव में बीजेपी से तुलना करनी चाहिए कि उस वक्त का प्रतिपक्ष किस तरह से काम कर रहा था, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जनता की आवाज किस तरह से प्रतिपक्ष बन रही थी। आप लोगों की योजनाएं, अशोक गहलोत के लिए जैसे विजय लाउत जी ने कहा कि कई योजनाएं बहुत अच्छी थी, जिसकी हम तारीफ भी करते हैं। गुजरात मॉडल को सब लोग फॉलो कर रहे थे। गुजरात में यहाँ की फ्री मेडिसिन जो योजना थी, उसको आकर के उन्होंने देखा, यहाँ पे मीटिंग्स करके गए। कुछ ऐसी योजनाएं थी, बावजूद उसके कांग्रेस आउट हुई। या अगर आज बीजेपी को यह भरोसा है कि हमारी योजनाएं जनता से बिल्कुल अच्छी तरह से उनके बीच जा रही हैं, जनता को भरोसा हमारी योजनाओं पे, तो फिर विचार करना चाहिए कि ऐसी क्या खामी है कि वास्तव में जनता का भरोसा हम नहीं जीत पा रहे। ये दोनों के लिए बहुत जरूरी होगा। आप लोगों को भी ये करना होगा कि वास्तव में कि कांग्रेस प्रतिपक्ष की उस भूमिका में है जो होनी चाहिए, हमारी यूनिटी लीडरशिप की किस पोजीशन में, वो तमाम जो चीजें हैं। देखिए, जीतना एक अलग बात है, और जीतना कई बार ये भी होता है कि एक अलार्मिंग पोजीशन में कि सामने वाले को आप इतना अलर्ट कर देते एक टाइम रहते हुए, तो आपके लिए नुकसान। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको और मेहनत करनी होगी, क्योंकि बीजेपी इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। 2019 नरेंद्र मोदी का एक बड़ा लक्ष्य है, जिसको लेकर के राज्यों के अंदर वो मजबूती के साथ में अभी भी काम करना चाहेंगे वो। तो ये एक देख सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया का एक विजन लेकर के चल रहे हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव राज्यों के साथ कराएं, तो पूरी तैयारी के साथ पूरे एक सारी चीजें देख करके वो करेंगे, इतने सस्ते में निपटने वाले नहीं है। तो आप लोगों को आपकी भूमिका बदलनी होगी। सुशील जी, देखिए, जो सशक्त नेतृत्व और सशक्त विपक्ष की जो बात है, जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे डाली है, उसको बड़ी विनम्रता के साथ में हम स्वीकार करते हैं, और मजबूती के साथ में जनता के मुद्दों को, जनता की बातों को मजबूती से रखा जाएगा। सचिन पायलट जी ने आज खुद ही हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, और अशोक गहलोत जी ने दिल्ली से ये बात कही है कि हम एक होके, यूनाइट होके और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उससे हमारी कोई गलतफहमी है कि नहीं है कि तीनों की तीनों हम चुनाव जीत गए। ये मुद्दों की बात है, मुद्दों पे सरकार ने पूरे नहीं किए, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, जो भी वादे इन्होंने लंबे चौड़े किए थे, 15 लाख रुपए खातों में डलवा देंगे, 15 लाख को रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ को रोजगार दे देंगे, तो वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, और जनता ने 17 की 17 सीटों पे ये अपना मैंडेट जारी किया है। आप देखिए, शहरों की सीटें जो बीजेपी हमेशा जीतती रही है, कभी हम नहीं जीते, वहां पर भी कांग्रेस को लीड मिली है। ये एक बहुत बड़ी उत्साह करने वाली बात है, और बीजेपी को बड़ी चेतावनी देने वाली बात है। इसलिए इसमें ये एक तरह से जनता की भावनाएं प्रदर्शित हुई हैं, और मैं मानता हूं कि सरकार को भी सबक लेना चाहिए। बेरोजगारी और दूसरे जो मुद्दे हैं उन पे काम करना चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और अभी भी जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम इनका है, उससे भी भारी असंतोष है। कितने लोगों को आपने वहां बैठा करके, और मंत्रियों को जिस तरह से किया कि पन्ना प्रमुख पे विश्वास कम किया, मिनिस्टरों पे और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास ज्यादा किया। चुनाव आयोग में दिल्ली तक हम लोगों को जाना पड़ा जी। उसका परिणाम ये हुआ कि आप लोगों की स्मार्टनेस, आप इनकी कमजोरियों को भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया। कम से कम आप चेलाव जी को बता रहे हैं कि आप पन्ना प्रमुख का ही भरोसा करिए, मंत्री का मत करिए। नहीं, हम भुगत चुके हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का टाइम में बूथ के ऊपर नहीं होने की वजह से बीजेपी वाले घूम घूम के पिछली बार वोट डालते रहे, हम 20 सीट पे आ गए। और इनके पन्ना प्रमुख कहां थे? इन्होंने जब पन्ने पे प्रमुख बना दिया तो वोट इतने कम कैसे गिरे, और गिरे तो इनके खाते में क्यों नहीं गिरे? क्या उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में डलवा दिया ला करके? तो ये पन्ना प्रमुख की आप नहीं सुनोगे, उसकी समस्या का निराकरण नहीं करोगे, कार्यकर्ताओं की खुद की आप इच्छा पूर्ति नहीं करोगे, जब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आप कितने प्रमुख, गली प्रमुख, घर प्रमुख बना दो, जितने लोगों को आप ज्यादा परेशान करोगे, उतनी जिम्मेदारी पार्टी की बढ़ जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि पन्ना जो लोग हैं अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाते हैं, और मिनिस्टर का सिस्टम देख करके और उल्टा नेगेटिविटी बन जाती है। ये हमारा कहना है, एक मिनट, ये हमारा कहना है कि सरकार को जनहित में किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी हो चाहे इनकी हो। हम वादे पूरे करने के बावजूद भी हार गए, और ये वादे नहीं करके भी जो मैसेज जनता ने दिया है वो एक बहुत जबरदस्त है। इसलिए ये सबके लिए सबक है, हमारे लिए भी है, इनके भी लिए है कि हम मजबूती से अपनी भूमिका को और बढ़ाएं, मजबूती से और आगे बढ़ें। जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, और इनके लिए है ही अलार्मिंग की ये अपनी गलतियों में सुधार। क्वेश्चन चलावत जी से ये है कि जैसे देखिए, जैसा इन्होंने बताया, शहरी सीटों पर भी बीजेपी पीछे हो गई। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग इसलिए है कि ये आपका परंपरागत वोट बैंक है, अर्बन में है, और आपने बहुत ये जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। और मैं ये आपको चेता रहा हूं एक तरह से कि आज एक बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी है। हो सकता है डर के चलते वो बोलता नहीं होगा, लेकिन लोगों का रोजगार बहुत कम हो रहा है,
नोटबंदी भी कारण रही है, जीएसटी भी कारण रहा है, और ओवरऑल जैसे रियल एस्टेट में मंदी का माहौल है। आप जनरली किसी से भी बात कर लीजिए, वो कहेगा कि मेरा बिजनेस धंधा चल रहा है। और वही है जो कि आज एक छोटा इंटरप्रेन्योर है, वही रोजगार क्रिएट करता है। बड़ी कंपनियां कुछ 10,000, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों का रोजगार ये छोटी कंपनियां ही देती है। उसके लिए आपको जरूर जल्द से जल्द एक जो विश्वास का माहौल है, बिजनेस कम्युनिटी में जो एक डर का माहौल बैठ गया है, कब पता नहीं कौन, और अधिकारीगण हावी हो गए हैं, कब पता नहीं कौन एक इनकम टैक्स ऑफिसर ही जाकर, आज हर जगह तो जेल का प्रावधान आप लोग कर रहे हो। तो बिजनेसमैन को चोर समझना बंद करे, कि जिसने आपको जिता करके आज यहां तक पहुंचाया, इसको आप जितना जल्दी इसको आप ऊपर तक पहुंचाओगे, उतना ही बीजेपी के लिए मेरी सलाह है। और वही रोजगार भी क्रिएट करेगा, वही आपको वापस जिताएगा। अन्यथा ये इसका बहुत ज्यादा खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। जी, स्थितियां यह है कि इनका जी सब निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी का उच्च स्तरीय नेतृत्व इसके ऊपर समीक्षा करेगा, और जो भी हमारी खामी रही है हम इसको अलार्म के रूप में ही देख रहे हैं, और जो भी हमारी कमी रहेगी उसको हम दूर करेंगे। और पर साथ में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कोई एक जीत से कांग्रेस सिकंदर नहीं बन सकती, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी नहीं है, छुई मुई भी नहीं है कि कोई उंगली लगाएगा और वो एकदम मुरझा जाएगी। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण में, और राजनीति में अप डाउन चलते रहते हैं। आज ये 3 चुनाव आज हमारे हैं, हम तो 3 चुनाव विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद भी हार चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं लिया है, और उसके बाद के चुनाव हम जीते भी हैं। तो ये राजनीति में चुनाव केवल एक ही कारण से नहीं हारा जाता है, चुनाव के हार के कारण बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। कई ऐसे कारण होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि मैं इसको लाना नहीं चाहता था, अगर कांग्रेस हारती तो ईवीएम का सीधा सीधा आता कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी। आज जीतने के बाद में ईवीएम के ऊपर विश्वास करने लगे हैं, ये कम से कम नहीं इन्होंने हैक कर ली लगता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम पे अभी इनके शायद अगले किसी चुनाव में ईवीएम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन जो कांग्रेस ने इस चुनाव के अंदर एक जातिवाद का जो एक जहर घोलने का प्रयास किया, वो निश्चित रूप से आपको भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं रहा। हमने पहले भी तीनों जगह पे, तीनों सीटों के ऊपर जिन जिन को उम्मीदवार बनाया था, अभी भी हमने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया। लेकिन कांग्रेस ने जैसे अलवर में अब या तो भंवर जितेंद्र सिंह करण सिंह से कमजोर हुए, या तो इनको ये स्वीकार करना पड़ेगा, या इन्होंने जातिगत कोई रंगत देने के लिए डॉक्टर करण ये भी तो हो सकता है इनकी रणनीति का हिस्सा हो, ये कि चलिए भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट फ्री रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। वो नहीं है योगेंद्र जी, कुल मिला के ये है कि सचिन जी जहां तक अब मैं मान के चलता हूं कि रघु शर्मा से कमजोर उम्मीदवार रहे, जब क्योंकि वो जीते थे तब भी। आज रघु शर्मा जितने मतों से जीते हैं, इतने मतों से सचिन जी चुनाव नहीं जीते थे। उस समय जब किरण माहेश्वरी जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे तो शायद 61,000 के आसपास वोटों से वो चुनाव जीते थे। और भंवर जितेंद्र सिंह, अब अलवर के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह की प्रासंगिकता में संदेह है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर करण सिंह को बिल्कुल घर बैठा दिया था, और आज एक हार से ही कांग्रेस को एहसास होने लगा था कि भंवर जितेंद्र सिंह से शायद करण सिंह ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व के ऊपर भी संकट है। भारतीय जनता पार्टी एक हारी है या 2-3 चुनाव हारी है, हम उसको विश्लेषण करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी ये महसूस कराया है कि सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह अब इतने विश्वसनीय नहीं रहे। एक मिनट चले सुशील जी जवाब देंगे इसका। तो सुशील जी, ये बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि नैतिक हार आप लोगों की हो गई है, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़े और भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़े, कि आपकी पार्टी के दिग्गज जो बिल्कुल एक कदावर नेता है पार्टी के, जो राजस्थान में एक अपना एक महत्व रखते हैं पार्टी के अंदर, वो चुनाव नहीं लड़े, अभी भी उसका जिक्र लगातार कर रहे हैं। तो ये क्या एक वजह हो सकती है, या आपकी पार्टी की रणनीति का हिस्सा था? पार्टी में रणनीति का ये हिस्सा है कि पहले तो पार्टी का कोई भी अध्यक्ष जो है ना, कहीं भी राज्यों में कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ता है। ये माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी के टाइम से ये पॉलिसी है। उसी के पॉलिसी तो नहीं कह सकते, उनकी जिम्मेदारी है। और भंवर जितेंद्र सिंह जी एआईसीसी के हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर है, और कुछ राज्यों के टिकट बांटने वाली राज्यों के कुछ राज्यों में प्रभारी है। मेंबर तो रघु शर्मा भी संगठन का काम, अगर उनको पता होता इतनी जोर से संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, इसलिए उन्होंने लड़ा। और दूसरी बात, जब हमने मोहरे फिट कर दिए तो आपके पास तो विकल्प था, आप तो अपनी तरह से जीतने वाला कैंडिडेट देते ना। आपने तो एक मंत्री को, सबसे बड़े योद्धा को युद्ध में उतारा था अलवर में, वो कैसे हार गया? हमारा आदमी तो घर बैठा था, उसको टिकट हमने दे दिया और जीत के आ गया। और अजमेर के अंदर आपने जो है सहानुभूति को बटोरने का प्रयास किया, आपने जातिवाद के बढ़ाने की बात की, वंशवाद बढ़ाने की बात की। आप दिल्ली में बात दूसरी करते हो, यहां दूसरी करते हो, उसका आपने नमूना देख लिया।
हमने कार्यकर्ता को मौका दिया है जो पिछले 40 साल से कांग्रेस का काम कर रहा है, एमएलए रहा, वहां से कई चुनाव लड़ चुका है। और रघु शर्मा का दावा जो है, रघु शर्मा को यूनानी मछली यूनानी एमएलए चुनाव लड़ रहे थे ना लगातार, चुनाव एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव का लड़े वो जीते ने पिछला चुनाव 2013-14 का चुनाव, पहले चुनाव लड़े, पहले हारे और जीते। राजनीति में चुनाव 2014 के चुनाव में उनको क्यों बुला गया? नहीं, 2013 के अंदर चुनाव लड़ा ना विधानसभा का, 2014 के लोकसभा चुनाव, 13 के अंदर चुनाव लड़ा ना उन्होंने विधानसभा का, 14 में जरूरत ही नहीं थी उनकी। आज जो उनको मौका दिया गया कार्यकर्ता के रूप में और उन्होंने जीत के बताया है, पार्टी की यूनाइट लीडरशिप ने चाहे कोई भी चुनाव लड़े ये साबित कर दिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, चाहे वो करण सिंह। मेरा एक छोटा सा सवाल चेलावत साहब आपसे है, आपको ये देखना चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं की मैं एक आवाज आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी में भी अभी क्या है कि कोई जो चर्चाएं होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछे जाते हैं, आपके नेता ठीक से जवाब नहीं देते हैं, जिसका सीधा ये लगता है कि पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। आप लोगों ने ये महसूस पहले से आज तक 20 साल से मैं जर्नलिज्म को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, ब्रजेश जी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, पहली मर्तबा ऐसा राजस्थान में देखा गया है कि आपने ये एहसास नहीं होने दिया कार्यकर्ता कि वो सत्ता पक्ष में बैठा है, प्रतिपक्ष में बैठा है। जैसे ही विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से परनामी साहब का जब प्रदेश अध्यक्ष का आप लोगों ने उनका निर्वाचन हुआ, नियुक्ति जब हुई थी, तब मुझे अच्छे से ध्यान है कि बीजेपी ऑफिस में घोषणा की गई थी कि अब हमें बैठना नहीं है, 18 और 19 हमारा लक्ष्य है। अपने पन्ना प्रमुख हो चाहे आपके मंडल प्रमुख हो, जितने भी लोग हैं, आपको उन्होंने एहसास नहीं करने दिया कि वास्तव में, और जब उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे साथ में एसएचओ ये कर रहा है, वहां का एसडीएम ये कर रहा है, उसकी सुनाई नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम जन सुनवाई तो हम कार्यकर्ताओं की तो जन सुनवाई करते हैं सर। उसका रिव्यू किया, कितनी चीजें होती हैं। आप भी के पार्टी के ऑफिस से वर्कर्स को ये कहते सुना है कि आप यहाँ से फोन कर देते, कलेक्टर 4 घंटे हमसे मिलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं को हमने हर जगह, अगर ये अभी भी भरोसा है आपको तो बड़ी अच्छी बात है। अगर प्रतिदिन 2 घंटे अगर कार्यालय पे बैठ रहे हैं तो कार्यकर्ता के लिए बैठ रहा है और इसके लिए प्रयास भी करते हैं, और फिर भी आपका सुझाव है, अगर कहीं कमी होगी तो हम उसके ऊपर फिर रिव्यू करेंगे। जी ब्रजेश जी, क्या लगता है कि वास्तव में ऐसा कभी देखा आपको कि 6 महीने पहले, साल भर पहले इलेक्शन की तैयारी होती है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, 18 और 19 की तैयारी में 13 से ही ये सिलसिला शुरू हो गया? देखिए, मैं इसमें एक चीज स्पष्ट करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन स्पष्ट रहा है कि हम 2019 के चुनाव को लेकर के, अगले आम चुनाव को लेकर के उनकी तैयारियां शुरू से रही। उनका लक्ष्य अभी रहा ही नहीं इसको, ये तो ठीक है एक बार जीत लिया और जीत के बाद आगे चल दिए, पर उनका लक्ष्य अगला आम चुनाव था, उसी को लेकर के उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्कर्स को ये साफ साफ कह दिया गया कि भाई आप अगले चुनाव के लिए तैयारी कर दीजिए, लेकिन उस तैयारी के पीछे क्या किस तरह की योजना बननी चाहिए थी, वो योजना अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि जो राज्यों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना था, क्या उन्होंने किया? नहीं कर पाए। ये देखना जरूरी होगा कि किस तरीके से जो केंद्र की जो योजनाएं हैं या प्रधानमंत्री जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से क्या राज्य काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए एक सेटबैक या कहना चाहिए कांग्रेस को जो जिन पर सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दे इतने दिए हैं कि कांग्रेस उन पर एक्टिव रोल नहीं कर पाई। कांग्रेस को सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और वो निभाए कैसे? उन मुद्दों को जो जनता से जुड़े हो, चाहे महंगाई का हो या बिजली का हो, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी एक मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने ऐसा रूप जाहिर नहीं किया कि वो ये जाहिर करे कि हम जनता से जुड़े हुए हैं। अभी जो 3 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं उनमें जनता का स्वाभाविक गुस्सा सामने आया है, तो इसको कांग्रेस अपनी जीत नहीं समझे। कांग्रेस को इसमें मदांध नहीं हो जाना चाहिए कि हम जीत गए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो बेसिक जो कांग्रेस की स्टाइल है, वो जो वर्कर के साथ चलने की, उससे आम आदमी के साथ अगर उसके साथ नहीं चले तो कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा परेशानी पैदा होगी। जी सुशील जी, यहाँ एक सवाल मेरा जो है, बात वहीं आकर के रुकती है। आप लोगों ने जब यूपीए 2 के वक्त नरेंद्र मोदी की हवा को खारिज किया था और आप लोगों ने यह कहा था कि कांग्रेस हारी है, बीजेपी नहीं जीती है, कुछ हमारे स्कैम्स से, कुछ चीजें मीडिया के जरिए या प्रतिपक्ष ने इस तरह से हाईजैक किया उन मुद्दों को, 2G स्पेक्ट्रम हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या दूसरी जो चीजें हैं, उनको जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भुनाने की कोशिश की थी, वो आपकी हार का बड़ा कारण रहा। आप लोग कहते हैं कि
हमारी कुछ इस तरह की स्थितियां जिसकी वजह बीजेपी की जीत आप नहीं मान के चल रहे थे। ब्रजेश जी वही आपको आगाह कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आप लोगों को इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ जनता का आक्रोश और एक अविश्वास पैदा बीजेपी के प्रति हो रहा था, वो जीत में परिलक्षित हुआ है तीनों चुनाव में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये मैंडेट सरकार के खिलाफ है और जनता से जो वादे किए वो कहीं भी इन्होंने पूरे नहीं किए, उसी के चलते जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जहां तक कांग्रेस को के लोगों जीतने की बात है तो वो निश्चित रूप से जो राजस्थान में कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, जन आंदोलन किए, जो भी संघर्ष किया, विपक्ष के नाते सशक्त रूप से पूरे राजस्थान में हम लोगों ने प्रयास किया कि महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो और किसान को उचित मूल्य मिले, सभी इश्यूज पे पूरे राजस्थान में हमने काम किया है और आए दिन ऐसे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हम करते रहे हैं और जनता की आवाज को उठाते रहे हैं। वो जरूर बात है कि आप जो जिस तरह से कह रहे हैं वैसी रैली हमने आपके वसुंधरा जी के क्षेत्र में भी की, बांसवाड़ा में भी की, जिसके चलते फिर शेखावाटी में भी एक आंदोलन हुआ जिसको मुख्यमंत्री जी ने बुला करके और उनसे वादा किया और उसके बाद कमेटी बना दी। कमेटी के बाद में वो कह दिया मंत्री ने कि हमने तो वादा ही नहीं किया था। तो जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से आपका सुझाव जो है महत्वपूर्ण है कि हमें फील्ड में जाकर के और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और मजबूती के साथ में जनहित के मुद्दों को उठाना है और उसके लिए संघर्ष करना है। जनता को ये दिखना भी चाहिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज ही हमारे गहलोत साहब ने और पायलट साहब ने ये स्पष्ट कहा है कि ये जो जनमत है, हमारे को 3 सीटें मिली हैं, 17 के 17 सीटें हम जीती हैं, वो उससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और हमें विनम्र होकर के जनता के बीच उनके मुद्दों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ बड़ा कारण देखिए यह है कि आज जितने आप लोगों ने कार्यकर्ताओं की फौज उतारी थी वहां पे मुकाबला करने के लिए, अगर कॉमन इलेक्शन जब होगा तो इतने कार्यकर्ता नहीं होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना चुनाव होगा, वो वहां पे चुनाव लड़ेगा, उसके लिए अपनी सीट महत्वपूर्ण होगी। वो अशोक गहलोत के लिए भी हो सकती है और एक साधारण कार्यकर्ता जो होता है उसके लिए भी हो सकती है। तो वो एक देखने वाली आप लोगों के लिए बात होगी कि वास्तव में उस पोजीशन में क्या करेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। सुराना साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा, एक अविश्वास की जो बात लगातार कही जा रही है यहाँ पे कि बीजेपी के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ। अभी जैसे चेलावत साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं की आवाज है। बीजेपी को सबसे पहले तो उस कार्यकर्ताओं को ही भरोसे में लेना होगा कि जो जनसुनवाई के लिए आता है। अब देखिए पन्ना प्रमुख उनके बीजेपी में सोमवार से बुधवार तक 2 घंटे मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री खुद संभागवार दौरे कर चुकी हैं, जिलों में जा रही हैं, इतनी योजनाएं चल रही हैं। मुझे लगता है कि इस तमाम चीजों के बावजूद जितने सदस्य बीजेपी के खासकर अलवर को कोट करें उतने वोट ही नहीं मिल पाए उनको। देखिए योगेंद्र जी, अविश्वास की जो बात है वो धीरे धीरे पैदा होती है। पहले जब कोई कुछ कहता है, एक बार नहीं होता है, जनता बड़ी दयालु है, वो माफ करती है। दूसरी बार नहीं होता है तो भी थोड़ा माफ करती है। जब वो कंटिन्यूअसली वो चीज का एक पैटर्न बन जाता है तो धीरे धीरे लोगों को फिर वो भेड़िया आया वाली कहानी जो है, फिर जब रियल में भी कोई कुछ कहता है तो लोगों को लगता है कि ये सच होगी कि नहीं होगी। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या अभी बीजेपी के पास आ गई है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हाथ है। सेंटर में भी ऐसी ऐसी योजनाएं बनी, लोगों को ऐसा लगा, और उसको ओवर पैकेजिंग करने का जो एक बीजेपी में है, मतलब 1 रुपए को 1.25 रुपए में चलाना, 1 रुपए की चीज को ऐसा दिखाना कि एकदम लाखों की चीज हमने दे दी, बाद में पता चलता है कि वो तो खाली एक इंश्योरेंस थी। अनाउंस ऐसे करो कि 5 लाख रुपए आपको दे देंगे, लेकिन पता चला कि वो 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। तो पहले तो मरना पड़ेगा ना उस 5 लाख के लिए, लेकिन उसका प्रचार और हेडलाइन मीडिया में ऐसे करो तो वो कुछ दिन तक चलता है। वो धीरे धीरे जनता क्या सच्ची हेडलाइंस को भी फिर गलत समझने लग जाती है। ये मूल चीज है जिसपे बीजेपी को ध्यान देना चाहिए कि आप राजनेता हैं, आप जो कहें उसमें सच्चाई का पुट 100% होना चाहिए। जो आप कहें वो करें, नहीं हो पा रहा है तो ऑनेस्टली कहें तो जनता माफ भी करती है। उसको लुका छिपाइए और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जी ब्रजेश जी, मूल वोट बैंक जैसे सुराना साहब ने जिक्र किया, चेलावत के जब बैठे थे हमारे साथ यहाँ पे, कि व्यापारी जो मूल वोट बैंक का आपका नोट और वोट दोनों दिए व्यापारी ने बीजेपी को, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो एक जिक्र किया जाता, आपको ध्यान होगा नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव था। नरेंद्र मोदी साहब ने इलाहाबाद से जब इलेक्शन की रैलियों का आगाज किया था तो एक बात उन्होंने कही थी कि आपका सुख और आपकी संपन्नता आपके 2 कदम आगे बढ़ते हैं, ये पैसे वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आपको नहीं चाहते कि आप, मेरी नोटबंदी की वजह यही कि गरीब का उत्थान हो सके। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि बिल्कुल तो क्या गरीब का रख के पकड़ना शुरू किया कि ये ऐसा तो नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज जो अर्बन में कम होता है, या कहें कि जो हायर सोसाइटी है वो वोट नहीं डालती है। क्योंकि मैं बजट में भी इसका रिफ्लेक्शन देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा मध्यम वर्ग या हायर सोसाइटी के लिए बहुत कुछ नहीं किया था। तो सोच जो बीजेपी की बदल रही है कि बिल्कुल हमें गरीब
ध्यान देना चाहिए, गरीब को अगर नहीं उठाएंगे तो वोट सुन के जाता है। हाँ बिल्कुल, और वोटिंग परसेंटेज भी उन्हीं का होता है, तो बीजेपी के समझ में आ रही है, क्योंकि अपनी जो एक पॉलिसी है वो थोड़ा सा बीजेपी अब अलग दिशा में लेके जा रही है। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी का अब सोच सीधी सीधी सी है, जो निचला तबका है उसके ऊपर उसका ध्यान है जी, ठीक है, ध्यान होना भी चाहिए और उस तबके के ऊपर विशेष ध्यान देना भी चाहिए और उस तबके को आगे बढ़ाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस तबके को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक भी वही है और उसके बारे में सोचा भी जाना चाहिए। लेकिन मैं यहां एक बात फिर आपको कहूं, वही विश्वास वाली बात। यूपी का जब इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के दौरान में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वो उसमें भाषणों के अंदर सीधी सी एक बात थी, लोगों को पर पीड़ा में आनंद आता है, दूसरे को दुखी देख करके खुद स्वयं आनंदित होते हैं। मेरा कुछ जो उनके स्पीच में भी जो जिक्र था ये, यस, तो वो वही होता था। इसका फर्क क्या पड़ा कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन ये एक सीमा तक होता है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं, पर पीड़ा कब तक लेंगे आप, जब तक आप एक लिमिट, अगर एक सीमा है। लेकिन जब आपको खुद को पीड़ा शुरू हो जाती है, तब आप वो सारे आनंद भूल जाते हैं और आपको ये लगने लगता है कि नहीं, सब कुछ गौण है, मुझे मेरा काम करना चाहिए, सरकार को मेरी तरफ देखना चाहिए, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे पास क्या चीज की कमी है, या मेरी जो समस्या है उन समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो रहा। अब जब उन समस्याओं का निवारण नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो जो आक्रोश है वो तो बाहर आएगा ही आएगा। और ये जो चुनाव, ये अभी जो उपचुनाव होते हैं ना, ये सिंबॉलिक होते हैं, ये अभी उदाहरण दिए जाते हैं, ये इनको ये कहना चाहिए कि एक नजीर है ये, कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए नजीर है कि अगर इन भारतीय जनता पार्टी को तो जो कमियां रही हैं उनको सुधारना चाहिए, और कांग्रेस के लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि पब्लिक की जो नब्ज है वो नब्ज पहचाने, पब्लिक की समस्याओं को सुने और पब्लिक की समस्याओं को एक सशक्त उसका फायदा लीजिए। जी, ये मेरा मानना यह है कि अगर इस तरीके से नहीं सोचा गया तो कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक होगा, और भारतीय जनता पार्टी तो फिर ठीक है जैसा चल रहा है। लेकिन फिर भी एक भरोसा राजनीतिक दलों के अंदर जनता को भरोसा होना चाहिए। और मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, बिल्कुल जो अभी सुराना साहब ने कहा कि भरोसा उठ रहा है, उस भरोसे को नहीं टूटने देना चाहिए। इस भरोसे पर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे और दल हो, इन भरोसों को कायम रखना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ये जनता सारे राजनीतिक दलों को नकार दी, नोटा जीत जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां में एक आपने जो बात कही है, खासकर मैं बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी ने यूं हो सकता है कि उनकी अपनी एक बिल्कुल प्रशासनिक दृष्टि से जरूरत हो, लेकिन एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा भी कहा जाएगा। बाई इलेक्शन के दरमियानी बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने जब मालूम चला उनको कि राजपूतों की नाराजगी है यहाँ पे, उन्होंने भैरव सिंह शेखावत जी, जसवंत सिंह जी, उस वक्त के जो और भी लोग थे, उन्होंने उनका जिक्र किया कि राजपूतों की नाराजगी को पाटा जा सके। लेकिन मतदाता के इससे कोई असर नहीं हुआ। तो जो आप सुराना साहब जो कह रहे हैं कि नाराजगी का एक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस करती है तो उसे पाटना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि मोदी साहब का भी वो करिश्मा इस नाराजगी को दूर नहीं कर पाया, बिल्कुल नहीं पाया। करिश्मा भी तो कम हो चुका है। जी बिल्कुल वही वो क्या भरोसा अभी थोड़ी देर करिश्मा का मतलब दूसरा है कि भरोसा आप टूट रहा है आपका। आप अपने शब्दों पर देखिए, आप जो कह रहे हैं उस पर कुछ परसेंट तो अमल कीजिए। अगर वो अमल नहीं होगा तो जनता स्वाभाविक, जनता सब देख रही है। केवल जुमला बोल के बच नहीं सकते ना जी, वोट लेना हो तब तो वो जुमला नहीं है, पहले जुमला लिख करके फिर दो ना, उसको बोलोगे मैं एक जुमला बोल रहा हूं, जब ना कर पाओ तो उसको जुमला कर दो, ये गलत। क्योंकि यहां पे नरेंद्र मोदी साहब पे जो भरोसा किया गया था, एक विकल्प के रूप में भी किया गया था कि कांग्रेस गरीबों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए, वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी जो नरेंद्र मोदी एक भरोसा दिला रहे थे। लेकिन वो भरोसे में अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जिसकी वजह से कहा जा सकते हैं कि बिल्कुल 2013 के कैंपेनर और 14 के जो प्रत्याशी प्रधानमंत्री के रूप में रहे वो अभी भी भरोसे की जो बात है। अदरवाइज जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं और भीड़ का जो एक हुजूम होना चाहिए था बाड़मेर में, उस दिन भी एक अभाव था, क्योंकि सरकारी संसाधन सत्ता पक्ष उनका सदुपयोग करता, मैं दुरुपयोग नहीं कह सकता, एक सदुपयोग करता भीड़ जुटाने के अंदर, और हर राजनीतिक दल इसका लुत्फ उठाता है जब सत्ता होती है। लेकिन वो भीड़ जुटा नहीं पाए थे जितनी नरेंद्र मोदी के कद की भीड़ होनी चाहिए थी। उसके ठीक पहले हनुमान बेनीवाल ने एक रैली की थी वहां पे, वो भीड़, जबकि बेनीवाल को कोई सरकारी सहयोग नहीं था, वो अपनी तरफ से लोग आए होंगे वहां पे। लेकिन ये अभी बीजेपी को थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा। चले सुशील जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा, समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कांग्रेस जीत गई है, सारे काम हो चुके हैं अब आप लोगों के,
विधानसभा सत्र सामने होगा आप लोगों के, जनता की प्रॉब्लम्स अभी भी स्टैंड कर रही हैं। फ्यूल रेट्स के लिए 1 तारीख को क्योंकि समीक्षा होनी थी, हालांकि लोग सोच रहे थे बजट में राहत दी थी, शायद वो सेस लगा करके खत्म, लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि वो बजट में फ्यूल के लिए कोई राहत नहीं थी। 2 रुपए जो दोपहर तक सस्ता हुआ, उसके बाद ही सेस लगा करके उसके आगे बढ़ा दिया गया। सस्ता नहीं हुआ, वो 2 रुपए सेस लगा करके वापस से, इसी को कहते हैं भरोसे। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है और बड़ा एक भरोसा जो लोगों के, बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी के लिए मैं जानना चाह रहा हूं कि जनता आपकी ओर देख रही है, कुछ ऐसे आप लोग अभी कहीं कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जनता का भरोसा जीत सके? देखिए, निश्चित रूप से जनता के साथ जो सरासर लूट हो रही है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स सरकार बन के रह गई है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो। जो स्थितियां बन रही है आपके सामने है कि जो पूरे दुनिया के अंदर तेल सस्ता है और हमें तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है। और 3 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई, 3 बार 10-15 रुपए करीब इन्होंने, सरकार ने खुद ने अपने लाभ के लिए एक्साइज ड्यूटी लगा करके और तेल को महंगा कर दिया, जबकि बाजार भाव के हिसाब से ये था कि बाजार भाव के हिसाब से तेल दिया जाएगा, उसमें भी इन्होंने अपने हिस्सा डाल दिया सरकार ने, और जनता की जेब में जो सीधा लाभ जाना चाहिए था वो उसको महंगाई में बदल दिया। और आज भी जो सेस जो छूट दी वो सेस लगा के वापस कमी कर दी। तो जनता की जो ठगाई हुई है, जनता को जो आप देखिए कि नोटबंदी के चलते जो काम बंद हुए, इंडस्ट्रीज में छटनियां हो गई, व्यापारी कहां से उनको दिखाएं कि हम इनको कहां पैसे दे रहे हैं, और हजारों लोग गांव में पहुंच गए। दूसरा, भरोसे की बात की जा रही है, जीएसटी के अंदर व्यापारी बेचारा मतलब ये देख रहा क्या करें, क्या छोड़ें, क्या लें, आम आदमी को भी समझ नहीं पा रहा है जीएसटी का लाभ क्या हुआ उसे। तो जो एक तरीके से असमंजस की स्थिति के अंदर आम आदमी आ गया है। खुद आरएसएस की शाखा जो मजदूर संघ है उसने कहा है कि नोटबंदी के चलते 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। गरीब का बेटा जो शहर में मजदूरी करता था वो गांव पहुंच गया है और एक वो किसान के ऊपर बर्डन बन गया है। अब वो दर्द जो है, आपने अभी कहा था विजय जी, वो दर्द जो है वो मजदूर के घर तक, गरीब के घर तक पहुंच गया है। लेकिन आपके सामने ये है कि आप उस आंसू को कैसे पहुंच पाते हैं, क्योंकि भरोसा वो एक विकल्प तलाश रहा है। क्योंकि जो नोटा का, देखिए मैं कहना चाहूंगा फिर आपसे कि नोटा में जितने वोट मिल रहे हैं वो मुझे लगता है कि चौंकाने वाली बात है कि 5 डिजिट में अगर वोट अगर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है नोटा के अंदर। तो ये आप लोगों को इस पे गौर करना होगा कि वास्तव में ऐसा क्या विकल्प हम नहीं बन पा रहे कि नोटा आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो वादे, जो जनता के साथ धोखा हुआ, जनता को ठगा गया, वो वॉइस बनी है, वो जो बातें इन्होंने की, जनता इनको समझ गई है। चलिए, इनके बाद देने के लिए कुछ नहीं है, चाहूंगा जुमले बातें हैं, बिल्कुल रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। चलिए, तो दिन भर आप हमारे साथ में बने रहें और इलेक्शन से जुड़ी हर बारीकी आप तक पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की है। चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। 3-0 से कांग्रेस जीत दर्ज कराई है। दोनों ही पार्टियों के सामने यह समीक्षा का वक्त होगा, और क्योंकि नवंबर में चुनाव ड्यू है हमारे यहां पे, तो उस जो ये समय होगा उसमें दोनों को देखना होगा कि वास्तव में जीत के कारण क्या है और हार के कारण क्या है। दोनों ही दलों को इस पर समीक्षा जरूर करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उपचुनाव में से जुड़े परिणाम पे बरस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।